नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बार-बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, रेटिनॉल, थायमीन और एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति किसे कहते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे उपराष्ट्रपति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति, हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि राज्यसभा में सभापति का चुनाव नहीं होता है। जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो भारत का जो राज्यसभा है उसका वो सभापति होता है, यानी कि यह पदेन सभापति होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है और एक उप सभापति का चुनाव जो है राज्यसभा से किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और दोस्तों, आप लोग जो है अपना जिस भी स्टेट का तैयारी करते हो, आप अपने स्टेट में कुल कितने ज़िले हैं उसकी संख्या के बारे में जानकारी जरूर रख लें, क्योंकि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और पहले इसका पुराना राजधानी क्या था? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना की राजधानी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। और विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के जलीय और स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो दोस्तों, जो भारत की जलीय सीमा लगी है वो जो है 7 देशों के साथ लगी हुई है। और साथ ही साथ जो भारत का स्थलीय सीमा है वो भी 7 देशों के साथ लगी है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा मैंने 7+4 इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए भारत में जो 7 देश हैं, जो भारत है वह 7 देशों के साथ जो है अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा, यानी कि ज़मीनी रूप से वह सटा हुआ है। लेकिन उसी 7 में से 3 जो देश हैं वो ऐसे हैं जो कि भारत से स्थलीय और जलीय दोनों रूप से लगे हुए हैं। तो वह 3 देश कौन से हैं? तो वह है म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 देश ऐसे हैं जो कि भारत का स्थलीय और जलीय तीनों रूप से लगे हुए हैं। जबकि 4 ऐसे देश हैं जिसमें श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये 4 ऐसे देश हैं जो कि भारत की जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। जी हाँ दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। और यही साइट्रिक अम्ल के साथ जब मिथाइल आयरन की क्रिया की जाती है तो नींबू से खून निकलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा टेलीविज़न पे या फिर फ़िल्मों में या फिर आस-पास में भी आपने देखा होगा कि जो तांत्रिक होते हैं, जो मांत्रिक लोग होते हैं या फिर जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो वो जो है नींबू पर एक चाकू लगाते हैं और चाकू लगते ही नींबू से खून निकलने लगता है। लोग समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जो है अनर्थ हो गया हमारे घर में, या फिर भूत-प्रेत का चक्कर समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग जो है अपने चाकू पे मिथाइल अरेंज लगाए रहते हैं जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और वह एक प्रकार से लिक्विड होता है। और वह जो ही मिथाइल अरेंज साइट्रिक एसिड के साथ संपर्क में आता है तो रासायनिक क्रिया होती है और वह जो नींबू का जो रस निकलता है वह जो है खून की तरह लाल निकलने लगता है और लोगों को लगता है कि इसमें से खून निकल रहा है, यानी कि घर में भूत प्रेत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर अच्छे लोगों के साथ जो है यूट्यूब पे भी जानकारी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप लोग जो है श्याम मानव चैनल को रीड कीजिए। आपको बताया जाएगा वहाँ पे कि कैसे जो है लोग मूर्ख बनाए जाते हैं, कैसे लोगों को भूत प्रेत का डर दिखाया जाता है। बिल्कुल भूत प्रेत नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्रांति पुरुष की उपाधि किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, मैंने अभी जो श्याम मानव की बात की, इन्हीं का नाम जो है क्रांति पुरुष जो है, इनको संज्ञा प्राप्त है, उपाधि प्राप्त है। और दोस्तों, ये श्याम मानव बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, ये प्रोफेसर हैं और ये लोगों को बताते हैं कि भूत प्रेत बिल्कुल नहीं होता है। भूत प्रेत कैसे जो है क्रिएट किया जाता है, भूत जो मांत्रिक लोग हैं वो भूत के नाम पे क्या करते हैं, और जो आज के समय में जो चमत्कारी बाबा, अंधविश्वासी बाबा, जो पर्चा वाले बाबा सब आए हैं, तो ये किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन इनका 2-2 घंटे का जो लेक्चर है, आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूत प्रेत बिल्कुल नहीं होता है, ये लोगों को मूर्ख बनाया जाता है।
दोस्तों यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि जो पर्चा वाले बाबा करके जो बागेश्वर बाबा हैं उनको इन्होंने नागपुर के दरबार में चुनौती दिया था और वो चुनौती स्वीकार नहीं करे और नागपुर का दरबार उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, इनको आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा वो होता है ध्रुवों पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आपके गाँव का पिन कोड होता है। जितने भी गाँव हैं सबका एक अपना अलग पिन कोड होता है। तो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप जो है अपने गाँव का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग केवल पिन नंबर जानते हैं तो भी आप अपने गाँव पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि हर गाँव का अलग-अलग पिन होता है। एक नाम के 2 से 3 गाँव, 4 गाँव, 10 गाँव हो सकते हैं, लेकिन एक पिन नंबर का केवल एक ही गाँव होता है। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंचवटी नामक जगह भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों पंचवटी नामक जो है जगह वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में है और यह नासिक जिले में पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचवटी वही जगह है जहाँ पे जो आपने अगर रामचरितमानस पढ़ा होगा या फिर रामायण देखा होगा तो वहाँ पे एक जो है दृश्य आता है जहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में जाते हैं और वन में एक बार जो है शूर्पणखा आती है और जो है लक्ष्मण उनके नाक कान काट देते हैं। तो वो कौन सा जगह है? तो वो पंचवटी है। ठीक है, पंचवटी जगह है और वो कहाँ पे है? तो वह नासिक जिले में महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री रामलला के मूर्तिकार कौन है? यानी कि जो राम जी की जो प्रतिमा अभी श्री राम मंदिर में जो विराजमान की गई है, तो उस मूर्ति के जो है रचयिता कौन है? सॉरी, मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, यानी कि उसको बनाया किसने है? तो उनका नाम है अरुण योगीराज। जी हाँ दोस्तों, अरुण योगीराज वो मूर्तिकार का नाम है और ये कहाँ के हैं? तो ये कर्नाटक जिले के मैसूर जो कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जे जेहि भाव निक तेहि सोई। इनमें निक शब्द का पर्यायवाची क्या है? जी हाँ दोस्तों, अब जो हिंदी के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, अब इसी तरह से इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। एक चौपाई दे दी जा रही है, उसमें से अब पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची बताइए या फिर विलोम बताइए या फिर इसका जो है अर्थ बताइए। तो इसमें क्वेश्चन है कि इसमें निक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो निक शब्द का पर्यायवाची होता है अच्छा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पर्यायवाची होगा वो अच्छा होगा। तो गुण अवगुण जानत सब कोई, जे जेहि भाव निक तेहि सेव। दोस्तों ये रामचरितमानस का एक चौपाई है और इसका अर्थ होता है कि गुण अवगुण जो है सभी व्यक्ति जानते हैं। सभी व्यक्तियों को पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन जिसका जैसा भाव रहता है, जिसका जैसा संस्कार मिला रहता है, उसी के अनुसार वह चीज़ है उसे पसंद आती है, यानी कि अच्छा लगने लगता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत ही बेहतरीन फोर्स है, जो कि जो जेड प्लस जिसको सिक्योरिटी मिली रहती है तो उसको जो है एनएसजी के कमांडो मिलते हैं या फिर उसको एसबीजी के कमांडो मिलते हैं या फिर जो हमारे विदेशी मेहमान आते हैं उनको एनएसजी की सिक्योरिटी प्राप्त होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो वो 25 हाई कोर्ट है और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वह है प्रयागराज उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी 2 खंडपीठ है, एक इलाहाबाद में है यानी कि एक प्रयागराज में है और एक लखनऊ में है। तो ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री लक्ष्मण के माता जी का नाम क्या था? तो दोस्तों जो श्री लक्ष्मण जी थे तो उनके माता जी का नाम था सुमित्रा। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा। तो जो राजा दशरथ जी थे, जो कि लक्ष्मण जी के पिताजी थे, तो उनकी 3 शादियाँ थी। एक का नाम था कैकेयी, दूसरे का नाम था सुमित्रा और एक का नाम था कौशल्या। तो जो माता कौशल्या थी या फिर जो कैकेयी थी या सुमित्रा थी, ये तीनों किनकी पत्नी थी? तो ये श्री दशरथ महाराज की पत्नियां थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? दोस्तों हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं तो उनमें भी जो ब्लड ग्रुप होते हैं तो एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो कि सबका जो ब्लड है वो ले सकता है, जबकि एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी होता है जो सबको अपना जो है ब्लड दे सकता है। तो ये क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह, तो सर्वदाता रक्त समूह मतलब कि जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है तो वो कौन सा ग्रुप है? तो वह है ओ ब्लड ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है, जबकि जो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो सभी का ब्लड जो है
वो ले सकता है। अगर कहीं पे कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो AB जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो सभी, चाहे A हो या फिर B हो या फिर O हो, सबका वो ब्लड जो है ले सकता है। अगला आपका क्वेश्चन कि वायुसेना का मध्य कमान कहाँ है? यानी कि वायुसेना जो एयरफोर्स है उसका सेंटर कमांड कहाँ है? तो वह है प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना का सेंटर कमांड प्रयागराज में है, जबकि वायुसेना का पूर्वी कमांड कहाँ है? तो वह है शिलांग में। इसका पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो वह है आपके नई दिल्ली में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है? तो वह आपका थल सेना का मध्य कमांड जो है लखनऊ में है। दोस्तों आप तीनों सेनाओं का सैन्य कमांड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। और खासकर अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, डिफेंस एग्जाम की, तो आपके लिए ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो कोंकण रेलवे है इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वह है नवी मुंबई। अगला आपका क्वेश्चन है कि सर्किल का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों सर्किल का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी समझने से पहले हमें समझना होगा कि सर्किल क्या होता है। तो दोस्तों जो राज्य की पुलिस व्यवस्था है वो जो है बिल्कुल विकेंद्रीकरण की गई है। तो राज्य को जो है जोन में बांटा गया है, जोन को जो है रेंज में बांटा गया और रेंज को जो है जिला में बांटा गया और जिला को जो है सर्किल में बांट दिया गया। तो जो सबसे नीचे का अधिकारी होता है वो सर्किल लेवल का भी अधिकारी होता है। सर्किल लेवल का जो अधिकारी होता है उसे डीएसपी कहा जाता है। ठीक है, डीएसपी जो है सर्किल लेवल का अधिकारी होता है। और जो सीओ होता है वो एक पद होता है। ठीक है, सर्किल ऑफिसर जो होता है वो सीओ जो है वो पद होता है, डीएसपी रैंक होता है। ठीक ना। तो बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि सीओ रैंक है या फिर पद है, डीएसपी रैंक है या पद। तो आप लोग जो है अपना रैंक और पद जो है हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा, उसे बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिएगा। खासकर आप लोग पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में हर चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों जो ठाकुर का कुआं है ये बिल्कुल जो है समाज में किस तरह से जाति पाति हमारे समाज को तोड़ रहा है, जाति पाति हमारे समाज के लिए कितना घातक है। तो इससे ठाकुर के कुआं नामक जो कहानी है या फिर जो नाटक है, इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे समाज में जात पात है वो बहुत ही गंदी चीज़ है। जात पात के कारण जो है लोग मर जाते हैं, जात पात के कारण ही लोगों को सामाजिक रूप से कितनी जो है दुर्भावना या फिर कितनी दिक्कतें सहनी पड़ती है। बहुत ही बेहतरीन ये इनकी पुस्तक है, इनका जो है ये कहानी है, आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। तो एक इसके लेखक कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों आप पुस्तक और उनके लेखकों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके आते हैं। तो जो हमारे चैनल पे आपको ये मिल जाएगा वीडियो, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं? तो दोस्तों जो जिस तरह से अंग्रेजी का कैलेंडर होता है उसी तरह से हिंदी का भी कैलेंडर होता है। और कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं दिनदर्शिका। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? दिनदर्शिका कहते हैं। और हिंदी कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं, या फिर कहें तो हिंदी कैलेंडर में कुल कितने मास होते हैं? क्योंकि देखिए महीने को मास भी कहा जाता है। तो हिंदी कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं। जिस तरह से अंग्रेजी में 12 है उसी तरह से हिंदी में भी 12 है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो बिहार में गाँव का प्रथम नागरिक कहते हैं मुखिया को। जी हाँ दोस्तों, मुखिया को। दोस्तों मुखिया, प्रधान, सरपंच, इन तीनों में अंतर होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि ये तीनों सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है राज्य के अनुसार इनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुखिया और सरपंच दोनों होता है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो गाँव लेवल का जो राजनीतिक विज्ञान है वो सही हो जाए और आप गाँव में जब चुनाव करने जाएँ तो आपको इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है? तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज काफ़ी हमारे देश में या देश में क्या पूरे विश्व में यह काफ़ी जो है नामी ब्रिज है, क्योंकि इस ब्रिज के बीच में एक भी पिलर नहीं लगा है। बहुत से ब्रिज आपने देखा होगा कि पिलर बीच में दिए रहते हैं, उसके बाद ब्रिज उस पे लगाया जाता है, लेकिन ये ब्रिज ऐसा है जो कि बिल्कुल हावड़ा नदी है और हावड़ा नदी के एक किनारे से लेके जो है दूसरे किनारे तक यह ब्रिज है, लेकिन बीच में एक भी पिलर नहीं दिया गया। तो अपने इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। और ये कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बँध जाता है, उस देश की प्रजा समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये है आपका आचार्य चाणक्य का। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बढ़ जाता है, उस देश की प्रजा समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति धूप में रहेगा तो उसे धूप की जलन जो है महसूस होगी। जो व्यक्ति जो है खुली आसमान में के नीचे रहेगा तो उसे पता चलेगा कि ठंडी क्या होती है, शीतलहर क्या होती है, बारिश क्या होती है। लेकिन जो व्यक्ति महलों की सुख सुविधाओं में बैठा हुआ है, सोया हुआ है, एसी में आराम से बैठा हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो जो व्यक्ति समस्याओं से उलझेगा नहीं, वो समस्या को क्या सुलझाएगा? ये
असंभव है। इसीलिए हमारे देश में जो है समस्याएँ सुलझती नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो देश की समस्याओं को सुलझाने वाले जो लोग हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अगुवा है, उनको बेहतरीन सुविधाएँ मिलती है, तो जो व्यक्ति महिला को सुख सुविधाओं में बँधेगा, वो फिर उस देश की प्रजा तो है समस्याओं के झोपड़े में रहने को मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल ये सही बात है। जैसा कि राजा जनक के कार्यकाल में हुआ था, जब महाराजा जनकपुर के राजा थे, तो वह अपने महल में बैठते थे और लोगों को वो लगता था कि सभी लोग जो है खुशहाल हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने बाहर निकल के देखा, महलों से बाहर निकल के देखे, तो पता चला कि राज्य में कितनी बड़ी अकाल पड़ी है, कितने लोग जो है भूख से मर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो यह है 3,84,400 किलोमीटर। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कई बार जो है 3,84,000 किलोमीटर भी देता है, तो 400 का अंतर होता है। तो आपका अगर आंसर में 3,84,000 आ जाए या फिर 3,80,000 भी आ जाए, 3,84,000 आ जाए या फिर 3,84,400 किलोमीटर भी आ जाए, तो भी आप उसे सही कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही जो है भारत के जो निर्वाचन आयोग उसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों आप लोग अपना जो राष्ट्रीय दिवस है उसे बिल्कुल याद रखिएगा, उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि नौसेना का सब लेफ्टिनेंट वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों जो नौसेना का सब लेफ्टिनेंट होता है वह कमीशन्ड रैंक का सबसे निचला अधिकारी होता है। यानी कि कमीशन्ड रैंक जो होता है वह नौसेना में सब लेफ्टिनेंट से प्रारंभ होता है। तो वायुसेना के जो फ्लाइंग अफ़सर होता है वह जो है कमीशन रैंक का एयरफ़ोर्स में सबसे निचला अधिकारी होता है, तो वह इसी के समकक्ष होता है। जबकि आर्मी का सबसे निचला कमीशन रैंक कौन-सा है? तो वह है लेफ्टिनेंट। तो आर्मी का लेफ्टिनेंट से, एयरफ़ोर्स का फ्लाइंग अफ़सर से और नेवी का सब लेफ्टिनेंट से कमीशन रैंक प्रारंभ होता है। दोस्तों हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको ये एक वीडियो मिलेगा, इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो समकक्ष अधिकारी हैं वो कौन-कौन से हैं, और आपको जो है कमीशन्ड रैंक का जो क्रम है वो भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो होता है जनरल, जबकि एयर चीफ मार्शल है एयरफोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और एडमिरल जो होता है यानी कि थल सेनाध्यक्ष जो होता है वह आपके नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दोस्तों आपका जो एक क्वेश्चन है इसे आप हमें कमेंट में बताइएगा कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं? भारत में कुल कितने ज़िले हैं? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।